आज से हम अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें भी मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी ये जो है एपीओ के प्री के हिसाब की सीरीज चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में होगा प्री के सिलेबस में हम सिर्फ वही सेक्शन और वही चैप्टर्स को कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है। इससे पहले हम जो हमारे जो भी दो जो मेजर लॉ थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, उनको कंप्लीट कर चुके हैं, सारे हमारे माइनर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इससे पहले का जो हुआ करता था, जो भी लॉ एग्जिस्ट करता था इंडिया के अंदर 2023 से पहले, वो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, उसके उस वो भी है हमारे प्री के सिलेबस में। तो उसके जो भी सिलेबस रेलेवेंट सिलेबस सेक्शंस होंगे, प्रोविजंस होंगे, मैं उनको कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आपको चलती चलूंगी। ठीक है, बताती हुई। देखो, एक कॉमन चीज क्या है इन तीनों लॉज के अंदर, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, कि ये जो इनकी इनेक्टमेंट डेट है या इनकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो सेम है। 25 दिसंबर 2023 को इनको तीनों को ही प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली थी। एंड 1 जुलाई 2024 को ये तीनों ही एक्ट क्या हो गए थे, पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो गए थे। ठीक है, और इनका जो एक्ट नंबर देखे ना, तो सीरीज वाई है एक्ट नंबर इनका, जैसे कि 45, 46 एंड 47। ठीक है, इस तरीके से सीरीज वाई इनका ये एक्ट है। एक्ट नंबर इनका सीरीज वाई है। ठीक है, जैसे 45 हमारा भी भारतीय न्याय संहिता का 45 एक्ट नंबर, इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 46 एक्ट नंबर है, एंड साक्ष्य अधिनियम का 47 है। ठीक है, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका प्रियम्बल क्या बोलता है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। जो भी हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजर के रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड करना, इनको कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट मीन्स एक जगह उनको, एक ही जगह पर उनको सारे प्रोविजंस को एक ही जगह पे इकट्ठे करके रखना। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, तो इसमें हमारे चैप्टर्स कितने हैं, 39 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 531 सेक्शंस हैं। इससे पहले जो सीआरपी था, उस सीआरपीसी जो था उसके अंदर 37 सेक्शंस थे एंड 484 इसके सेक्शंस थे। ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर्स को, जो ए बी करके पार्ट्स थे, उनको क्या कर दिया है, उनको अब नॉर्मल पार्ट में कर दिया है। जो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए थे उनको अब नॉर्मल चैप्टर के अंदर कवर कर दिया है, जिस वजह से क्या हुआ, चैप्टर जो है वो बढ़ गए, और सेक्शन जो ए बी, जैसे हमारे अरेस्ट के अंदर थे काफी सारे, जैसे कि 41 ए बी सी डी, उन सेक्शंस को क्या कर दिया है, अब नॉर्मल सेक्शंस के अंदर कर दिया है, एबीसीडी को हटा के। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, सेक्शंस का जो भी स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंड कर चुकी है। तो और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, थोड़े माइनर माइनर से चेंज हुए हैं, जैसे कि कुछ टाइम पीरियड को लेके थोड़ा चेंजेस हो गए, ऐसी सारी चीजें चेंज हुई है, बाकी सारी चीजें सेम है। और कुछ डेफिनेशंस है, इनको एक सीक्वेंस में लगा दिया है। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जो भी चीजें होती है ना, अब उनको ज्यादा ऐड कर दिया। तो डिजिटल और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह या डिजिटल जो भी चीजें हैं, उनको उन पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड की गई हैं, बाकी सारी चीजें सेम है पहले जैसे ही। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 क्या बोल रखा है, इसका प्रिलिमिनरी। इसके अंदर हमारे 1 से लेकर 5 तक के सेक्शंस हैं। ये क्या बात करते हैं हमारे, तो देखो, फर्स्ट सेक्शन तो सारे एक्ट का यही बोलता है, शॉर्ट एटल एक्सटेंड कमेंस में। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू द चैप्टर 9, 11 एंड 12 thereof shall not apply to the state of Nagaland or the tribal areas। देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि जो प्रोविजंस है ना, संहिता के जो भी प्रोविजंस होते हैं, इस संहिता के पूरे प्रोविजंस है, वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होते, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के ऊपर अप्लाई नहीं होते। दो ही जगह है जो ये पूरा जो हमारी संहिता है ये एप्लीकेबल नहीं होती है, स्टेट ऑफ नागालैंड पे एंड ट्राइबल एरियाज पे। लेकिन इसके सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं जो इन स्टेट्स पे एप्लीकेबल होते हैं। देखो, एक तो है हमारा चैप्टर 9, एक है 11, एक है 12। ठीक है, ये 3 ही चैप्टर हैं जो हमारे यहाँ जो इन स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। बाकी हमारी जो संहिता होती है इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें, कि what the concerned state government may by notification apply such provision or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal area, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification। देखो, लेकिन अगर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है
जो भी स्टेट है जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है ये संहिता, अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट अगर इनको नोट उनको एप्लीकेबल करना चाहती है संहिता को, तो वो क्या निकालेगी, एक नोटिफिकेशन निकालेंगी एंड अप्लाई कर देंगे जो भी प्रोविजन है, या तो पूरे पार्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे या फिर किसी पर्टिकुलर जो भी पार्ट होगा नागालैंड का उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ट्राइबल एरिया का जो पर्टिकुलर पार्ट होगा उसके ऊपर, या फिर पूरे ट्राइब नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से करेंगे, सप्लीमेंटल, इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन के तरीके उनको क्या किया जाएगा, अ, जो कि नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड रहेगा इन तरीके से किया जाएगा, उसी तरीके से क्या करेंगे उसको हम नोटिफाई करके नहीं उसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसर्न करती है इसमें, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो। ठीक है। नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन बोल रखी है कि एप्लीकेशन में बोल रखा है कि ट्राइबल एरियाज होता है ना, कि ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या दे रखा है। ठीक है, तो मीन्स द ट्राइबल एरियाज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st डे ऑफ जनवरी 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred in the para 20 of the sixth schedule of the constitution. ठीक है, other than those within the local limits of the municipalities of the Shillong। देखो इसमें बोल रखा है ट्राइबल एरियाज कौन से होते हैं, तो देखो ट्राइबल एरियाज वो एरियाज माने जाते हैं जो कि 21st डे ऑफ जनवरी 1972 से पहले इनको ट्राइबल ऑफ असम, ट्राइबल एरिया ऑफ असम के अंदर इंक्लूड इंक्लूड किया गया था। तो इस डेट से इमीडिएटली पहले जिनको इमीडिएटली क्या किया गया था, इस स्टेट ऑफ जो भी हमारा असम है उसके अंदर जिनको इंक्लूड किया गया था, और जो हमारा शेड्यूल 6 जो है उसका जो para 20 जिसके बारे में बात करता है, जिस एरियाज के बारे में, वो हमारा ट्राइबल एरिया कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज ऑफ शिलोंग जो है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज शिलोंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है ट्राइबल एरियाज के अंदर। ठीक है, तो प्री में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज अ ट्राइबल एरियाज कहाँ है, तो इसमें उस पैरा मतलब ये जो भी हमारा जो 6th शेड्यूल का जो para 20, इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि 20 है, 21 है, 22 है, कौन सा है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा बस हल्का सा याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, सबसेक्शन थर्ड क्या बोल रखा है, इट शेल केम इनटू फोर्स ऑन द सच डे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो और क्या बोल रखा है, इन्फोर्समेंट में कब आएगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, इसको नोटिफाई कर देगी अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर, उस दिन से इसका क्या माना जाएगा, इसका एप्लीकेबिलिटी या कमेंसमेंट माना जाएगा, पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो किस दिन अप्लाई हुआ था ये, 1 जुलाई को ये एप्लीकेबल हो गया था, 1 जुलाई 2024 को ये पूरे इंडिया के अंदर हमारा एप्लीकेबल हो गया था एज अ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किस तरीके से। देखो अब हम चलते हैं सेकंड सेकंड सेक्शन जो है, उसमें क्या बोल रखे हैं, हमारे डेफिनेशन दे रखी हैं। ठीक है, इन दिस संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अब इसमें अल्फाबेटिक क्रम में दे रखे हैं। देखो इसके सबसेक्शन 1 के अंदर डेफिनेशन दे रखी हैं और अल्फाबेटिक के हिसाब से है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रखी है हमारी, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, जो यहाँ कहीं भी इसमें जो वर्ड यूज किया जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, तो इस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या रहेगा, इसमें क्या किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, उसको थोड़ी सी जूम करते हैं। हम्म, देखो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मींस सेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीरीज ऑफ और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मींस एज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, मींस इंक्लूड करते हैं उसमें, अगर हम कोई कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, या कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन का, सर्च सीज कर रहे हैं, या कोई एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, या एविडेंसेस कोई है जिसका कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ में कोई कनेक्शन है, या कोई ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी अदर पर्पजेस होते हैं, जो भी जिस अदर मीन्स जो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी जिनको रूल्स के अकॉर्डिंग, वो हमारे क्या माने जाएंगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। किसी भी तरीके से जो कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं जिनका यूज किया जाता है कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को या सर्च करने में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज किया जा रहा है, सीज करने में या एविडेंसेस के लिए जिस भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया जा रहा है, या ट्रांसमिशन कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, जो हमारी क्या होती है, ये सारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आती हैं, एंड वो सारे मीन्स एंड पर्पसेस जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है किसी पर्टिकुलर चीज को, तो वो हमारी क्या होती है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी क्या बोल रखा है, बेल के बारे में, कि बेल क्या होती है।
ठीक है, पहले बेल की डेफिनेशन नहीं थी सीआरपीसी के अंदर। तो means a release of a person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on the execution by the such person ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। देखो, तो इसमें क्या बोल रखा है, रिलीज करना किसी पर्सन को, या कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है उसको रिलीज करना, जिसने सस्पेक्शन है उसके ऊपर, या उसको कोई अक्यूज है कि जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं उसको, हमको कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी ऑफ लॉ से उसको हम रिलीज कर रहे हैं अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है उनके बेस्ड पे हम उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और वो कंडीशन किसने इम्पोज की, या तो जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन्होंने किए हैं, जो ऑफिसर इंचार्ज वगैरह हैं, या फिर कोर्ट ने उनके ऊपर जो भी कंडीशंस वगैरह की हैं, लगाई है, उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उनको रिलीज कर रहे हैं ऑन द एग्जीक्यूशन बाय द सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। जब वो पर्सन क्या कर देगा, एक बॉन्ड या जो बेल बॉन्ड होता है उसका एग्जीक्यूशन कर देगा, उनको फुलफिल कर देगा, देन उस पर्सन को क्या कर देते हैं हम, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन होता है या जो एक्यूज पर्सन होता है उसको रिलीज कर देते हैं कस्टडी ऑफ लॉ से। कुछ कंडीशन इम्पोज की जाती है जो कि ऑफिसर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और वो जब रिलीज किया जाएगा, जब वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूशन कर देगा किसी बॉन्ड या बेल बॉन्ड का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बेल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सी बोल रखा है बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अ बेलेबल ऑफेंसेस। तो जनरल अगर डेफिनेशन लेके चलो, बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें बेल मिल जाती है, जिनमें बेल प्रोवाइड की जा सकती है कोर्ट के द्वारा, और जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा, वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिनको हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या बनाया, बताया गया है, बेलेबल बताया गया है, जिनके लिए बेल के प्रोविजन दे रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल में, जिसको डिस्क्राइब स्पेसिफाइड कर दिया गया ये ऑफेंस क्या पर्टिकुलर बेलेबल ऑफेंसेस है। ठीक है, या फिर किसी अदर लॉ के अंदर उनको बता दिया गया है कि वो बेलेबल है, तो वो हमारे क्या माने जाएंगे, बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर आना जाएंगे। इसी में एक डेफिनेशन और इंक्लूड है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। जो नॉन बेलेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें बेल प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एज ए नॉन बेलेबल डिस्क्राइब किया गया है, वो हमारे किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, डी में क्या बोल रखा है, बेल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये जो डेफिनेशन है, जैसे बेल हो गई, बेल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सीआरपीसी के अंदर नहीं थी, ये सारी डेफिनेशन अभी इसी एक्ट के अंदर क्या की गई है, संहिता के अंदर ऐड की गई है। ठीक है, तो आई शायद हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं कि ये प्री का क्वेश्चंस बन सकते हैं ये डेफिनेशंस। ठीक है, तो देखो बेल बॉन्ड क्या होता है, मींस अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद अ श्योरिटी। देखो एक अंडरटेकिंग होती है, जिस पर्सन को क्या कर रहे हैं, हम बेल पे रिलीज कर रहे हैं। जब हम बेल पे रिलीज कर रहे थे ना, तो यहाँ हमने देखा था, जब हम किसी को भी क्या करते हैं, बेल पे रिलीज करते हैं, तो उससे एग्जीक्यूशन करवाते हैं दो तरीके से, या तो उससे बॉन्ड लेते हैं या एक बेल बॉन्ड लेते हैं। तो देखो बेल और बेल बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बेल क्या होती है, बेल बॉन्ड क्या होता है, एक अंडरटेकिंग लेते हैं, जिस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं ना, उससे एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि आप इस तरीके का काम नहीं करेंगे, या फिर आपको कभी भी अगर स्टेशन में बुलाया जाता है, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा आपको बुलाया जाता है, तो आप अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी इंपॉर्टेंस होती है, श्योरिटी की, कि यहाँ पे कौन एग्जिस्ट होना चाहिए, मस्ट है कि यहाँ श्योरिटी होना ही होना चाहिए, कंपलसरी होती है कि श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बॉन्ड क्या होता है, मीन्स पर्सनल बॉन्ड होता है, वो पर्सन जो भी है वो खुद से ही क्या कर लेता है, बेल ले लेता है एंड एक बॉन्ड फुलफिल कर देता है, और एक अंडरटेकिंग होती है रिलीज की। लेकिन इसमें किसकी जरूरत नहीं होती है, हमारी विदाउट श्योरिटी। ये कैसे किया जाता है, हमारे बिना श्योरिटी के कमिट किया जाता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्लियर हुआ। बेल बॉन्ड में क्या होता है, अंडरटेकिंग लेते हैं, श्योरिटी के साथ में लेते हैं, उस श्योरिटी के भी उस पे सिग्नेचर्स होते हैं अंडरटेकिंग पे, कि वो श्योरिटी श्योर देता है, श्योरिटी श्योरिटी देता है इस बात की कि ये जो पर्सन है, ये जैसे इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, या फिर कोई इस तरीके का ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, या किसी विटनेस के पास नहीं जाएगा, मतलब जो भी चीजें कंडीशंस होती हैं इम्पोज की जाती हैं उसके अंदर, उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा ये। ठीक है, एंड पर्सनल बॉन्ड में क्या होता है, वो व्यक्ति जो खुद रिलीज हो रहा है, जिसके ऊपर सस्पेक्शन है या फिर जिसको अक्यूज माना गया है, वो खुद से क्या कर देता है, एक बॉन्ड भर देता है, उसको अंडरटेकिंग दे देता है, जो भी अंडरटेकिंग देती होती है, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, उसमें श्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है एफ में क्या होता है, चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज मतलब होता है इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्जेस कंटेन मोर हेड्स देन वन। ठीक है, चार्ज अंदर क्या क्या
देखो चार्जेस क्या होता है, इंक्लूडिंग एनी हेड्स ऑफ द चार्जेस व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। देखो इसमें क्या बोल रखा है, सिंपल सी बात होती है कि जिस भी ऑफेंस के अंदर जो भी उसके ऑफेंस ऑफेंस पनिशेबल माना जाता है, जिस भी ऑफेंस के अंदर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, जो भी पेनल्टी लगाई जा रही है जिस भी ऑफेंसेस के अंदर, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, कल्पल होमिसाइड हो गया, तो जो सेक्शन उसके ऊपर लग रहा है ना, जैसे कल्पल होमिसाइड उसने कमिट किया तो 105 उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो जो वो क्या हो गया, एक हेड हो गया। एंड देन उसने कल्पल होमिसाइड के साथ में उसको कोई ग्रीवियस हर्ट किया है या कुछ और भी कोई ऑफेंसेस माने जाते हैं, तो जितने भी हेड्स जो भी सेक्शंस लगते हैं ना, वो हमारे क्या माने जाते हैं, चार्जेस माने जाते हैं एक तरीके से। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, तो जी बोल रखा है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। Means an offense for which a cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule के according या any other law for time being in force क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जहां पुलिस ऑफिसर जो है बिना अरेस्ट वारंट के क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, किसी पर्सन को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि यहाँ कोई कॉग्निजेबल केस हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। एंड देन उसमें जो भी अरेस्ट की जब पावर एक्सरसाइज करेगा ना वो, तो उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं है, उसको बिना वारंट के कर सकता है। और ऐसा हमारा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी दे रखा है, या फिर जो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी है वो, और या किसी अगर लॉ के अंदर दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, वो बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है कॉग्निजेबल नेचर का तो। ठीक है। देन एज क्या बोल रखा है हमारा, कंप्लेंट बोल रखा है। कंप्लेंट क्या होती है, तो मीन्स एंड एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग। किस तरीके से हो सकता है, ओरली हो सकते हैं, राइटिंग हो सकते हैं। किसके लिए किया जाता है, टू मजिस्ट्रेट के लिए की जाती है, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, के उस पे वो क्या ले, अपना कोई एक्शंस ले। मजिस्ट्रेट को पर्पस क्या होता है कंप्लेंट करने का, कि मजिस्ट्रेट उस पे क्या करे, अपना ओपिनियन दे या फिर वो एक एक्शन ले अंडर दिस संहिता, दैट सम पर्संस वेदर नॉन और अननोन। ठीक है। कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, नॉन पर्सन भी हो सकता है, और जिसके अगेंस्ट में कर रहा है वो नॉन या अननोन पर्सन भी हो सकता है। हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जिस भी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है वो नॉन भी हो सकता है कंप्लेनेंट का, या अननोन पर्सन भी हो सकता है। बट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट, लेकिन इसमें इंक्लूड किसको नहीं करते हैं, पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो कंप्लेंट में क्या होता है, मीन एलिगेशंस होते हैं, ओरली हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, किसको दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट को दी जाती है। मजिस्ट्रेट पर्पस क्या होता है कि मजिस्ट्रेट इस पे अपना कोई भी एक्शन है वो ले, ठीक है, अपना काम करे इसके ऊपर। एंड जो भी पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, चाहे वो नॉन हो सकता है कंप्लेनेंट का, या अननोन पर्सन हो सकता है कोई भी, ठीक है। एंड इसमें एफआईआर को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इससे एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि एफआईआर को इंक्लूड किया जाता है, सॉरी पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, कब किया जाता है, अ पुलिस रिपोर्ट वाया द पुलिस ऑफिसर इन द केस इन विच डिस्क्लोज आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, shall be deemed to be the complaint and the officer by whom the report is made shall deem to be the complainant। देखो इसमें क्या बात कर रहा है कि कोई भी रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा मेड की गई है, ठीक है, और आफ्टर जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसके बाद वो डिस्क्लोज होती है कि वो क्या कॉग्निजेबल केस के रिगार्डिंग है। पुलिस रिपोर्ट है जो कि जब ऑफिसर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके बाद में इससे पता चलता है, इनको डिस्क्लोज होता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है ये। तो जो भी कंप्लेनेंट होगा, जो वो मजिस्ट्रेट के साथ जो भी पुलिस ऑफिसर होगा, वो जो मजिस्ट्रेट के पास में अपनी जो भी रिपोर्ट है जब उसको सबमिट करेंगे ना, तो वो उस टाइम पे क्या माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा। एंड जो भी वो अपना जो भी पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट कर रहे हैं, एफआईआर जो सबमिट कर रहे हैं, उसको क्या माना जाएगा, हमारा कंप्लेन माना जाएगा। ठीक है। आई में क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होती है, मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन वर्बल एंड पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड ट्रांसफर्ड वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, और फ्रॉम person to the device or from device to the person by means of any electronic डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोन और मोबाइल। ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन हो गई जो रिटन भी हो सकती है, वर्बल हो सकती है, पिक्टोरियल हो सकती है, इन्फॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट हो सकता है, जो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट या ट्रांसफर्ड हो रहा है। दो चीजें हो रही है, ट्रांसमिट या ट्रांसफर्ड। कैसे हो रहा है, पर्सन टू पर्सन हो रहा है, या डिवाइस टू डिवाइस हो रहा है, ठीक है, या पर्सन टू डिवाइस या डिवाइस टू पर्सन हो रहा है। चार तरीके से हो रहा है, पर्सन टू पर्सन हो रहा है, या फिर डिवाइस टू डिवाइस हो रहा है, ठीक है, या फिर डिवाइस टू पर्सन हो रहा है, या पर्सन टू डिवाइस हो रहा है। तो इन चार तरीके से अगर कोई भी कम्युनिकेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट हो रही है, कोई भी रिटन हो गई, वर्बल हो गई, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन हो गई, वीडियो कंटेंट है जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और जिसमें और क्या चीजें इंक्लूड की गई, हमारे टेलीफोन और मोबाइल भी इसमें यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वो हमारे क्या बोल रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है। और क्या बोल रखा है, मोबाइल फोन, अच्छा इसी के अंदर है ये, सॉरी। ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए और अदर वायरलेस, और क्या हो गई इसके अंदर, अदर वायरलेस डिवाइस कम्युनिकेशन जो भी दे,
वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो होती हैं वो, और कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स हो गए, या कैमरा हो गए, और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गए एज वे स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर देंगे वो सारे डिवाइसेस। एंड उसके अलावा हमारा टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गए, मोबाइल फोन हो गया, या फिर जो वायरलेस टेली कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं वो हो गए, कंप्यूटर हो गया, ऑडियो वीडियो जो प्लेयर्स होते हैं, या जो भी कैमरा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, हाई कोर्ट। तो जे के अंदर बोल रखा है हाई कोर्ट क्या होता है, मीन्स इन रिलेशन टू द स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। अगर किसी स्टेट के बारे में बात करते हैं तो जो स्टेट जो भी उसका हायर स्टेट होता है, हाई कोर्ट जो होता है स्टेट का, वो हमारा हाई कोर्ट के डेफिनेशन में आएगा। अगर हम किसी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं तो टू विच जुरिडिक्शन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट हैज द एक्सटेंडेड बाय द लॉ। देखो, इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट हैज एक्सटेंडेड बाय द लॉ। तो जिस अगर किसी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं तो जिस स्टेट के अंदर उसका जुरिडिक्शन, किसी स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन उस यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड करता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी हमारी, हाई कोर्ट माना जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड बोल रखा है इन रिलेशन टू द अदर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। अदर यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग जो हाईएस्ट कोर्ट होगा ना उनका क्रिमिनल का, अपील का, अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अगर कोई ऐसी यूनियन टेरिटरीज होती है, देखो कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं हमारे इंडिया के अंदर जिनके हाई कोर्ट्स जो हैं उसी स्टेट के अंदर होते हैं, जैसे चंडीगढ़ वाला होता है, चंडीगढ़ पंजाब है, तो ठीक है, तो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर ही है, लेकिन वो उसका जुरिडिक्शन जो एक्सटेंड करता है पंजाब हरियाणा तक भी करता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे और जो भी बहुत सारे अदर स्टेट्स, अदर टेरिटरीज होती हैं, ठीक है, तो उनके जितने भी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो भी हमारे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो हमारे किसके आता है, अंदर आते हैं, हाई कोर्ट के अंदर ही माना जाता है उनको। ठीक है। के अंदर क्या बोल रखा है, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है, मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल कंडक्टेड बाय दिस इन द कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय द मजिस्ट्रेट। देखो, इंक्वायरी होती है अदर देन द ट्रायल, ट्रायल के अलावा जो भी इंक्वायरी स्टेज होती है जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट या कोर्ट। ये कीवर्ड्स हैं इसके, इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है। देखो, तीन स्टेजेस होती है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, तीन चीजें होती हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, देन इंक्वायरी होती है, देन ट्रायल होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद की जो सेकंड स्टेज होती है उसको इंक्वायरी बोलते हैं, इंक्वायरी के बाद जो चलती है उसको हम ट्रायल बोलते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में जो मेन रोल होता है वो पुलिस ऑफिसर्स का होता है, इंक्वायरी एंड ट्रायल में मजिस्ट्रेट्स एंड कोर्ट्स का होता है। देखो, एल में क्या बोल रखा है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल द प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग, सारी प्रोसीडिंग्स हो सकती है अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस। पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, कलेक्शन करना एविडेंसेस का, जो कंडक्ट की जाती है किसके द्वारा, बाय द पुलिस ऑफिसर के द्वारा और बाय एनी पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट। लेकिन मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ठीक है। हु इज अथोराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अथोराइज कर सकते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो इस तरीके से किसी को अथोराइज करते हैं वो पर्सन, और जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पर्पस क्या होता है उनका, कलेक्शन करना एविडेंसेस का। ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, व्हेन वेयर एनी द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, द प्रोविजंस ऑफ द संहिता क्या करेंगे, स्पेशल एक्ट के। देखो, इसमें सीधी सीधी सी बात बोल रखा है कि कहीं कोई स्पेशल एक्ट है वो, या फिर ये संहिता, ये दोनों चीजें अगर कहीं आ जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन अगर इनमें दोनों में होता है, तो जो स्पेशल लॉ होगा ना वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है। जैसे जे आ जाता है हमारा, या पॉक्सो अगर आ जाता है, तो पॉक्सो की प्रोसीडिंग्स में, प्रोसीजर में, और इस ये जो हमारी जो संहिता है ये बीएनएसएस जो है, इन दोनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो पॉक्सो के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। एम क्या बोल रखा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन द ओथ। वो सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जहाँ पे जो एविडेंसेस होते हैं ना वो ओथ पे लिए जाते हैं, एविडेंसेस क्या कहते हैं, ओथ पे लिए जाते हैं, उस प्रोसीडिंग को क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एन के अंदर क्या बोल रखा है, लोकल जुडिक्शन। लोकल जुडिक्शन क्या होता है, इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मींस द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर्स अंडर दिस संहिता, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may prescribe in this behalf। देखो, कोई भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो जिस एरिया के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं ना, जिस भी एरिया के अंदर, चाहे वो पूरे स्टेट के किसी एक पार्ट पे कर रहे हो या पूरे स्टेट के अंदर पावर, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रेस्क्राइब करता है जो भी, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा लोकल एरिया होते हैं।
ठीक है। वो क्या बोल रखा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। देखो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हमने जी के अंदर देखा था, एंड ओ में हम बोल रखे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन होते हैं। तो मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच द नॉन कॉग्निजेबल केसेस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बिना और वारंट के क्या कर सके, किसी को अरेस्ट कर सके। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर हमने देखा था कि उसमें बोल रखा था कि किसी शेड्यूल या किसी अदर लॉ के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है कोई भी ठीक है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम, अरेस्ट कर सकते हैं ऐसे ऑफेंसेस के लिए, बिना वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। लेकिन ओ में क्या बोल रखा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती है, ना उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के क्या करे, अरेस्ट करे किसी को, और बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत पड़ती है इसमें, जो हम आगे जो हमारे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है चैप्टर 13 के अंदर 173 से स्टार्ट है, 174 के अंदर हम देखेंगे कि बिना वारंट के वो क्या नहीं कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, बिना ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। पी में क्या बोल रखा है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, जो पब्लिक ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर जो पब्लिश होता है वो नोटिफिकेशन हो गया। क्यों के अंदर बोल रखा है, ऑफेंस क्या होता है हमारा, तो ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन, दोनों चीजें होती हैं, एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इंक्लूडिंग एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शंस 20 ऑफ द केटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक है, तो ऑफेंस की यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी अलग दे रखी है जो हमारे बीएनएस के अंदर दे रखी है। इसे बोल रखा है कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल है किसी भी लॉ के अंदर। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया है हमारे वो कंप्लेंट जिसके रिस्पेक्ट कोई भी मतलब जो हमारा सेक्शन 20 है केटल ट्रेसपास एक्ट 1871, उसके अंदर अगर कोई कंप्लेंट की जाती है सेक्शन 20 के अंदर, तो वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, ऑफेंस इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। आर के अंदर बोल रखा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें डेफिनेशन नहीं है, बस बता रखा है कि उसके एब्सेंस में क्या होगा, कौन कौन पोजीशन को हेल्ड करेगा, जो भी उसकी अथॉरिटीज है उनको कौन हेल्ड करेगा, होल्ड करेगा। तो इसमें बोल रखा है इंक्लूडिंग व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। देखो इसमें क्या बोल रखा है, अगर पुलिस ऑफिसर क्या एब्सेंट है या वो अनेबल है अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में, या फिर परफॉर्म कॉज टू द परफॉर्म हिज ड्यूटीज, जो भी अपनी ड्यूटीज है उनको फुलफिल करने में अनेबल हो गया है वो, तो द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, जो भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होगा स्टेशन हाउस पे, हु इज हु इज नेक्स्ट इन द रैंक ऑफ द सच ऑफिसर, जो उसके नेक्स्ट रैंक का होगा। ठीक है, उसे सबॉर्डिनेट नहीं हो सकता, लेकिन जो भी उसके नेक्स्ट रैंक का होगा, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और जो कि क्या होगा, अबव होगा, रैंक ऑफ कांस्टेबल की रैंक से क्या होगा, वो ऊपर होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देता है किसी पुलिस ऑफिसर को जो प्रेजेंट है, वो हमारे क्या माने जाएंगे, ऑफिसर इंचार्ज। देखो तीन तरीके से बोल रखा है कि जो भी पर्सन प्रेजेंट रहता है जो कि नेक्स्ट रैंक है उस ऑफिसर की वो, और जो जो क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए कांस्टेबल की रैंक से। और तीसरा बोल रखा है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को डायरेक्ट कर देती है कि तुम आज से क्या हो, यहाँ के ओआईसी हो, जब तक वो पर्सन लौट के नहीं आता तब तक तुम ओआईसी हो इसके। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एस के अंदर दे रखा है प्लेस। प्लेस में क्या होता है, हम देखो इसको ऐसे याद रखना है, स्पेस एस प्लेस, इंक्लूडिंग अ हाउस बिल्डिंग रेंट वीक टेंट व्हीकल एंड वेसल, इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देखो क्या है, हाउस बिल्डिंग टेंट व्हीकल और वेसल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, टी। टी में बोल रखा है हमारी पुलिस पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। तो देखो मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 193। देखो 193 के सबसेक्शन 3 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को जो फॉरवर्ड करता है अपनी फाइनल जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट बना के तैयार करके भेजता है, वो हमारे पुलिस रिपोर्ट के अंदर आती है। ठीक है, यू में क्या बोल रखा है, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या होता है, मींस एनी पोस्ट और द प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूडिंग एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। देखो कोई भी पोस्ट हो गया या कोई भी प्लेस हो गया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया पुलिस स्टेशन, या तो स्पेशली या जनरली क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो भी प्लेस है ये क्या माना जाएगा, पुलिस स्टेशन माना जाएगा। कोई भी लोकल एरियाज के अंदर जिसको स्टेट गवर्नमेंट बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ क्या कर सकती है, स्पेसिफाई कर देती है, वो हमारा एरिया का माना जाएगा, जो भी प्लेस है वो क्या माना जाएगा, पुलिस स्टेशन माना जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा वी में क्या बोल रखा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, तो मींस अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, जिसको सेक्शन 18 के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, एंड इंक्लूडिंग एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन, और जो भी पर्सन उसके डायरेक्शन पे जो काम करेगा, पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे कोई पर्सन काम करता है, वो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। एंड जो सेक्शन 18 में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो हमारा क्या माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या बोल रखा है, सब डिवीजन। सब डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। सब डिवीजन मतलब डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब डिवाइड कर देते हैं ना, तहसीलदार, सब तहसीलदार, इस तरीके से सब डिवीजन कर देते हैं, तो वो हमारा सब डिवीजन माना जाएगा। ठीक है। एक्स में क्या बोल रखा है, समन केसेस कौन कौन से होते हैं, अ केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग द फॉरेन केसेस। ठीक है। इसमें एक डेफिनेशन क्या बोल रखी है, कि इसमें बोल रखा है कि समन केसेस वो होते हैं जो कि हमारे वारंट केसेस नहीं होते, वो हमारे समन केसेस होते हैं। तो इसके लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, वारंट केसेस। तो जेड में बोल रखा है वारंट केसेस कौन से होते हैं, तो मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ, मतलब ऐसे केसेस जो कि किससे रिलेट करते हैं, ऐसे ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है, डेथ की पनिशमेंट होती है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट मिलती है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट सम टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, या 2 साल से ऊपर तक की पनिशमेंट है। देखो, या तो ऐसे कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या 2 साल से एक्सटीड, 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, वो हमारे वारंट केसेस होते हैं। और समन केसेस में बोल रखा है, एक्स के अंदर बोल रखा है कि वो सारे केसेस जो वारंट केसेस नहीं है, तो दैट मीन्स जो 2 साल के जो नीचे के जो ऑफेंसेस बच जाएंगे ना, वो हमारे समन केसेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। वाई के अंदर क्या बोल रखा है, विक्टिम। विक्टिम कौन होता है, मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड, क्या कर रहा है, वो सफर कर रहा है कोई लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय एनी, बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन, जो किसी एक्ट और ओमिशन की वजह से उसको क्या हुई है, कॉज्ड हुई है, किसी एक्ट और ओमिशन की वजह से उसको कॉज्ड हुई है, ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, किसी अक्यूज्ड पर्सन ने उसको कॉज की है, जिसमें इंक्लूड करते हैं गार्जियन, लीगल एयर द सच विक्टिम। देखो, यहाँ क्या कर रहा है, वो पहली बात, विक्टिम कौन होता है, जो पर्सन क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, लॉस एंड इंजरी को सफर कर रहा है, किसी एक्ट और ओमिशन की वजह से कर रहा है, जो किसने कमिट किया है, किसी अक्यूज पर्सन ने कमिट किया है, और जिसमें इंक्लूड किसको करते हैं, गार्जियंस को, लीगल एयर्स को, सच विक्टिम के को। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसका सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रहा है, जो वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have the meaning respectively assigned to them इन दैट एक्ट एंड संहिता। जो भी हमारा एक्ट है, टेक्नोलॉजी का एक्ट एंड संहिता है, जो भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो भी वर्ड डिफाइन किए गए, वहां से इनका मीनिंग लिया जाएगा, जो यहाँ डिफाइन नहीं कर रखे हैं। ठीक है। देखो, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रखा है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 वही है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है। इसमें बोल रखा है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस टू एनी लॉ टू अ मजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। देखो, जहां पे भी हमारा कोई मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया जाएगा ना, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड्स, जहाँ जो मजिस्ट्रेट के आगे कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल या डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कोई वर्ड क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है, तो यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब क्या माना जाएगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकते हैं, एंड मजिस्ट्रेट हमारे सेकंड क्लास के हो सकते हैं। ठीक है। इन रिलेशन टू एन एरिया, किसी भी एरिया के रिगार्डिंग, we constitute and reference to the judicial magistrate first class or the judicial magistrate second class as the case may be exercising jurisdiction such area। जहाँ वो अपने जुडिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे, वहां उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के नाम से जाना जाएगा। जहां कोई मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है और जिसका कोई क्वालिफाइंग वर्ड उससे पहले यूज नहीं किया गया है, तो वो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास माने जाएंगे। ठीक है। सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता द फंक्शंस जो भी एक्सरसाइजेबल किए जाएंगे मजिस्ट्रेट रिलेटेड टू द मैटर। अब देखो, इसमें दो तरीके मजिस्ट्रेट का दे रखा है। एक तो दे रखा है हमारा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स या फिर उसका जुडिक्शन क्या होता है, क्या काम होता है उनका। और दूसरा बोल रखा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं हमारे, जिनके बारे में हम आगे डील करेंगे, उनकी पावर्स क्या होती है, उनका काम क्या होता है। तो देखो, विच इन्वॉल्व्स द एप्रिसिएशन ऑफ द सिफ्टिंग ऑफ द एविडेंसेस और फॉर्मुलेशंस ऑफ एनी डिसीजंस व्हिच एक्सपोज एनी पर्सन्स टू एनी पनिशमेंट्स और पेनल्टी और डिटेंशन द कस्टडी पेंडिंग investigation, inquiry, trial, or would have affected the sending him for the trial before any court, they shall subject to the provisions of this section shall be exercisable by the judicial magistrate। देखो, जहां पे भी ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, जिसमें एविडेंसेस को किस तरीके से लेना होता है, ठीक है, कोई भी डिसीजंस देना है, किस तरीके से देना है, पेनल्टी देनी है, किसी को पनिशमेंट देना है, किसी को डिटेंशन में डालना है, या जो भी हमारी पेंडिंग चलती है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ठीक है, और किसी को सेंड करना है, ट्रायल के अंदर भेजना है, कोर्ट के सामने पेश करना है, ये सारी जो चीजें की जाती है ना, ये हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है। लेकिन जहां पे हम क्या करते हैं, विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर, सच एज अ ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस, सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशंस, विड्रॉल फ्रॉम
prosecutions, they shall be subject to the provisions of the class uh, provisions of the क्लॉज ए एक्सरसाइजेबल की जाती है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है कि लाइसेंस को ग्रांट करना, कैंसिलेशन करना, सस्पेंड करना लाइसेंस का, सैंक्शनिंग करना, प्रोसिक्यूशन विड्रॉ वगैरह कराना प्रोसिक्यूशन का। ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। तो जहां हम आर्म्स एक्ट के अंदर भी बात करते हैं ना, आर्म्स एक्ट एक्साइज एक्ट के अंदर जब हम बात करते हैं, तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है हमारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आता है। तो ऐसे जो काम होता है ना, लाइसेंसिंग ग्रांट करनी है या सैंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो काम आ जाते हैं, वहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है उनकी पावर एक्सरसाइज की जाती है। एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो नेचर चलता है कि किसको कितनी पनिशमेंट देती है और कैसे एविडेंसेस उसको कलेक्ट करने हैं और किस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है, तो ये हमारे जुडिशियल नेचर के होते हैं। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनकी पावर एक्सरसाइज की जाती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रखा है, फोर फोर में क्या बोल रखा है, ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। ठीक है, तो ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता शेल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर एंड ट्राइड किए जाएंगे एंड अदरवाइज डील किए जाएंगे विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हियर एंड कंटेंट। ठीक है, जो भी हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, हमारे इस संहिता के अकॉर्डिंग की जाएगी, बीएनएसएस के संहिता के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। इसमें बात करता है ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। अगर बीएनएस के अलावा, भारतीय न्याय संहिता के अलावा कोई अदर लॉ है, तो वहां की जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल की जाएगी एंड अदरवाइज डील किए जाएंगे विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजंस, यहीं के प्रोविजंस से डील किए जाएंगे, बट सब्जेक्ट टू द इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर्स एंड द प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, इंक्वायरिंग इनटू एंड ट्राइंग और अदरवाइज डील विद सच ऑफेंस। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा प्रोसीजर दे रखा है, उस लॉ के अंदर कहीं प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल की जाएगी, वहां अगर कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, जो एनेक्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ना कि हमारे संहिता के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिफ्थ क्या बोल रखा है, सेविंग क्लॉज है कि नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन दिस संहिता शेल इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस फॉर टू द कॉन्ट्ररी अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉज। ठीक है, तो ये जो संहिता है ना, ये किसको अफेक्ट नहीं करती, किसी स्पेशल लोकल लोकल क्या करने के लिए, जो लोकल लॉज है या स्पेशल लॉज है उनको क्या नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी। और एनी स्पेशल जुरिडिक्शन द पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी द लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, या फिर कोई भी स्पेशल जुरिडिक्शन है, स्पेशल पावर कन्फर्ड की गई है, कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर दे रखा है किसी स्पेशल लॉज या लोकल लॉज के अंदर, तो उस पे ये संहिता जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो फर्स्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें डेफिनेशन को थोड़ा सीक्वेंस से याद करने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें इजी हैं और कंसेप्ट तो वही सारे चीजें जो भी पहले जो हमारा सीआरपीसी में था, वैसे सीआरपीसी अच्छी होगी जिसकी वो आराम से ये सारी चीजें क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। यहाँ से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वाला कंसेप्ट गायब कर दिया है, मतलब वो खत्म ही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके जो भी कोड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।